अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अवैस चौधरी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे 2025 स्टार्ट हो चुका होगा। तो मेरी दुआ है कि ये साल आप लोगों के लिए बहुत सी खुशियाँ लाए और आप लोगों के जो जो मकासद आप लोगों के दिल में हैं वो आप पूरे कर सकें। अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा यूएस एलएलसी फॉर्मेशन के बारे में। मेरी ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस हैं इसके बारे में, लेकिन मैंने सोचा कि नया साल स्टार्ट हो रहा है तो मैं कुछ नई वीडियोस बनाऊं, बल्कि अपने पहले से बनाई हुई वीडियोस को भी रीवैम्प कर दूं। उसकी वजह ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो उनका टाइमली जो है आप लोगों को पता चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी अगर आपने कुछ भी सीखना है तो लर्न एंड अनलर्न का जो प्रोसेस है वो आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, मेरी पुरानी वीडियोस में ऑब्वियसली बहुत सारी मिस्टेक्स भी होंगी या हो सकता है कुछ चीज़ें अपडेट भी हुई हों। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अपनी जो कुछ नई वीडियोस जो हैं वो बनाऊं, और ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। और बहुत से लोगों को तो मेरे बारे में आइडिया हो गया होगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, लेकिन जिनको नहीं आइडिया, चलें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अल्फा कॉमर्स के नाम से हमारी एक कंपनी है। हम लोग यूएस में एलएलसी फॉर्मेशन की सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, और इसका मकसद प्रमोशन करना नहीं है, जस्ट ये बताना है, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये कि 200 से 300 एलएलसीज हमने बना ली होंगी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कोई बड़ा नंबर इसलिए नहीं बताता, बताने को लोग 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का क्लेम करते हैं। मुझे नहीं पता कि लोग इतने कम अरसे में कैसे इतनी एलएलसीज बना सकते हैं। ऑब्वियसली बना भी सकते हैं, लेकिन फिर आपका जो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन रेट है वो मुतासिर हो रहा होता है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितनी भी एलएलसीज बनाई हैं, 99.9% जो है पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, पॉजिटिव फीडबैक है लोगों का। लोग हमारे पास रिटर्निंग क्लाइंट्स के तौर पे भी आ रहे हैं, हमसे सर्विसेज ले रहे हैं। तो इसीलिए मैं क्वालिटी को प्रेफर कर रहा होता हूँ ओवर क्वांटिटी। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और स्टार्ट करता हूँ कि हमारी जो वीडियो है इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। उसमें देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूएस एलएलसी फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है। यूएस एलएलसी फॉर्मेशन इज़ लाइक कि आप यूएस में एक कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं अपने नाम पे, यूएस से बाहर बैठ के। अब लोगों का सवाल ये होता है कि हम तो वहाँ पे कभी गए नहीं, ना हमने जाना है, या ये कि हम यहाँ से बैठ के कैसे कंपनी जो है रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। उस एलएलसी को या उस कंपनी को, उस लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को हम बोल रहे होते हैं नॉन रेजिडेंट यूएस एलएलसी, और दिस इज टोटली लीगल। यूएस गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अलाउ किया हुआ है, और इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हम कुछ इलीगल कर रहे हो। हाँ, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग लोग जो है वो इलीगल तरीके से कर रहे होते हैं, उससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरी पहली वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए, और ये कि उन्होंने किसी और से सर्विसेज ली थी, मेरे पास सिर्फ वो वेरीफाई करवाने आए थे। तो मुझे पता लगा कि उनके साथ बहुत बड़े बड़े स्कैम्स जो हैं वो हो चुके हैं। तो मैं बार बार आप लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जिससे भी एलएलसी की सर्विसेज ले रहे हो तो वो बंदा थोड़ा सा क्रेडिबल होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास आए, आप जिसके पास मर्जी जाएं, लेकिन ये कि वो बंदा थोड़ा सा क्रेडिबल हो, और ये कि ट्रस्ट के काबिल हो। ट्रस्ट के काबिल हो किस तरह से पता लगेगा, यही वीडियोस देख के आपको आइडिया हो जाएगा। आप खुद से भी एलएलसी फॉर्म कर सकेंगे, और ये कि किसी और से भी करवा सकेंगे। खुद से करने का मैं थोड़ा सा कह लें कि इस चीज़ को डिस्करेज इसलिए करता हूँ कि आप थोड़ी सी भी मिस्टेक उसमें करते हैं तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा लॉस जो है उसका सामना करना पड़ जाता है। फिर आप सोचते हैं कि काश कि हमने किसी और से ही करवा ली होती कुछ पैसे बचाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं आपको कहूँ कि नहीं आप करें ही ना। अगर आपको चीज़ें सब ठीक तरह से समझ आ रही हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं थोड़ी सी, तब मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग खुद से ही अपनी एलएलसी जो है फॉर्म करें। इससे ज़्यादा बेस्ट तरीका कोई भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का लिखने का मकसद ये है क्योंकि मेरे जो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स हैं या फिर मोस्ट ऑफ द ऑडियंस है वो मेरी इन कंट्रीज से है। इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज से है, लेकिन वो मोस्टली यही होते हैं जो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से ही दूसरी कंट्रीज में गए हुए होते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि यूएस एलएलसी फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यूएस एलएलसी फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत जब पड़ रही होती है वो इसलिए होती है, ये या तो किसी प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि वो आपको कहते हैं कि हमें कोई यूएस बेस्ड एंटिटी की डिटेल्स दें। ठीक है, और या फिर दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है कि आप यूएस में कोई बिजनेस कर रहे हैं, अपनी कोई ऑनलाइन सर्विसेज यूएस के क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो आपसे ये रिक्वायर कर रहा है कि आपकी जो एंटिटी है वो यूएस में ही होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम यूएस बेस्ड एंटिटी के साथ ही कोई बिजनेस कर रहे हों, या फिर ये कह लें कि उनका ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो यूएस बेस्ड एंटिटीज़ पे होता है। और ये इसमें ज़्यादातर ये होता है कि सबसे ज़्यादा अमेजोन पे काम हो रहा होता है, जो मेरे पास ऑडियंस है उसमें।
अमेजोन है, ईबे वगैरह है, या इस तरह से जो भी मार्केट प्लेसेस हैं। टिकटॉक पे आप काफ़ी ज़्यादा अब काम होने लग गया है। उसके बाद आप ट्रकिंग का बिजनेस देख लें, उसमें काम हो रहा होता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर आईटी सर्विसेज जो है, उससे रिलेटेड आप लोग जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं यूएसए के क्लाइंट्स को, तब आपको जो है यूएस एलएलसी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं जो कि चाहिए होती हैं एलएलसी फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको चाहिए होता है एक एड्रेस, ठीक है, जो कि आपकी एलएलसी का एड्रेस होगा, जिसके ऊपर कोई भी आपके साथ करॉस्पोंडेंस जो है स्टेट वो कर रही होगी। तो अब उसमें एड्रेस आपका कोई भी एड्रेस हो सकता है, दैट कैन बी एन इंटरनेशनल एड्रेस, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आपके पास यूएस का एड्रेस होना ही लाजमी है। एड्रेस आपका किसी और स्टेट का भी हो सकता है। मतलब फर्ज करें आप एलएलसी फॉर्म करने लगे हैं फ्लोरिडा में, तो एड्रेस आप न्यूयॉर्क का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप यूएस से बाहर का एड्रेस भी यूज कर सकते हैं, मतलब पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी एड्रेस भी अपनी एलएलसी में डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि अगर आपका एड्रेस यूएस से बाहर का है, तो आपके एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स पे वो एड्रेस शो हो रहा होगा। तो हो सकता है कि आपका क्लाइंट या फिर आपका प्लेटफॉर्म जो है इस चीज को एक्सेप्ट ना करे, कि वो कहें कि एड्रेस आपका किसी और जगह का है और आपकी एलएलसी इस स्टेट में रजिस्टर्ड है। तो इसलिए इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आपका जिस स्टेट की एलएलसी बनने जा रही है उस स्टेट का एड्रेस आपके पास होना चाहिए। तो एड्रेस आप अपने किसी रिलेटिव का यूज कर सकते हैं, किसी भाई का यूज कर सकते हैं, किसी का भी यूज कर सकते हैं, अगर वो सेम स्टेट में रह रहा है जिस स्टेट में आप एलएलसी बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब स्टेट्स का क्या कॉन्सेप्ट है स्टेट्स, जैसा कि आपको पता है कि यूएस की बहुत सारी स्टेट्स हैं, आप किसी में भी एलएलसी जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमारी बहस ये नहीं है कि हम किस स्टेट में जा रहे हैं, किस स्टेट में जाना बेहतर है, तो इसलिए मैं इस चीज़ की तरफ नहीं आऊंगा। इंशाल्लाह मैं इस पर एक न्यू वीडियो बना दूंगा और उसमें हम इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी स्टेट बेहतर है। तो एड्रेस का मैंने आप लोगों को बता दिया, एड्रेस आप लोगों के पास होना चाहिए। अब एड्रेस अगर फर्ज करें आप लोगों के पास नहीं है, तो आप कहाँ से बाय कर सकते हैं, इसके भी मल्टीपल वेज हैं, ये मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास होती हैं जहाँ से आप अपना एड्रेस जो है वो ले सकते हैं। तो एड्रेस के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, उस पे भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। जितने भी ये यहाँ पे आपके सामने टॉपिक्स नजर आ रहे हैं, इन सब पे मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। मैं अभी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। एक एड्रेस आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ये कि जो कि आपका यूनिक एड्रेस हो, तो वो बहुत ज्यादा बेहतर है, ठीक है। शेयर्ड एड्रेस भी मिल रहा होता है अगर आप बाय करें। अगर आप किसी रिलेटिव का यूज करें, ऑब्वियसली दैट विल बी यूनिक एड्रेस। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, तब आप इस चीज का ख्याल रखें कि वो यूनिक एड्रेस होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है रजिस्टर्ड एजेंट। अब रजिस्टर्ड एजेंट के बारे में बहुत से मेरे पास क्वेश्चंस आए लोगों के कि रजिस्टर्ड एजेंट जो है वो क्या है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हम अगर नहीं लेते तो क्या मसला है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम कैटर कर लेते हैं। रजिस्टर्ड एजेंट जो है बेसिकली एक फॉर्मेलिटी है। मतलब वो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अगर आपकी कंपनी पे कोई भी लॉ सूट जो है वो फाइल होता है, कोई भी केस आपकी एलएलसी के अगेंस्ट रजिस्टर होता है, तो वो लोग कांटेक्ट कर रहे होंगे स्टेट, ठीक है। स्टेट उसको कांटेक्ट कर रही होगी और उसके थ्रू आप तक वो जो भी आपकी ऊपर केस हुआ है या जो भी प्रॉब्लम बनी है वो उसके थ्रू आप तक पहुंच रही होगी। अगर केस नहीं भी होता तब भी आपको इसको हर साल मेंटेन करना जरूरी है। हर साल का मतलब ये कि 365 डेज अ ईयर, मतलब हर रोजाना, या ये कि हर टाइम आपका रजिस्टर्ड एजेंट एक्टिव होना चाहिए। अब रजिस्टर्ड एजेंट कौन हो सकता है? वो ऐसा कोई बंदा हो सकता है जो फिजिकली यूएस में प्रेजेंट हो और आपके बिहाफ पे कोई भी आपकी मेल्स वगैरह या क्रॉसपॉन्डेंस वगैरह जो स्टेट की तरफ से आती है उसको रिसीव कर सके। अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि रजिस्टर्ड एजेंट में भी अपना ही नाम डाल रहे होते हैं। मतलब फर्ज करें मेरा नाम अवैस है, मैं रजिस्टर्ड एजेंट में अपना नाम डाल दूंगा और ये कि एड्रेस जो मैंने बाय किया होगा वो ये एड्रेस वहां पे डाल दूंगा। लेकिन आप ये देखें, एड्रेस अगर आपने बाय किया हुआ है कहीं से ऑनलाइन, तो क्या वो लोग आपको एज अ रजिस्टर्ड एजेंट एक्ट करने की परमिशन दे रहे हैं या नहीं? ये एक सवाल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग रजिस्टर्ड एजेंट की भी सर्विसेज ही बाय कर लें, ज्यादा महंगी नहीं होती। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं, हमारे पास ऐसी कोई सर्विसेज नहीं है। हम लोग भी किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से ही रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विसेज जो है वो लेके दे रहे होते हैं। इसका तरीका ये होता है कि आपने जिस भी स्टेट की एलएलसी बनानी है उस स्टेट की आप यहाँ पे सर्च कर लें। फर्ज कर लें फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट्स, मैं सर्च करूंगा तो मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। इनमें से कोई सी भी अच्छी वेबसाइट देख के आप उनसे रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस जो है वो बाय कर सकते हैं। ये ईयरली सब्सक्रिप्शन जो है आपको दे रहे होते हैं, वो आप बाय करें। और ये पहले बाय करें, बाद में एलएलसी जो है वो फॉर्म करें। तो इसलिए कि अपना नाम बिल्कुल यूज नहीं करें,
क्योंकि उसमें आपको रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस के साथ साथ एक एड्रेस भी चाहिए होता है। तो एड्रेस अगर आपके पास नहीं है अपना, आप किसी से ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हाँ, अगर आप किसी रिलेटिव का एड्रेस यूज कर रहे हैं, तब आप उनका नाम और उनका एड्रेस यूज कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये कि आप उनको एज अ रजिस्टर्ड एजेंट यूज कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी अगर आपकी एलएलसी डिफॉल्ट भी करती है तब भी, क्योंकि वो सिर्फ आपकी मेल्स वगैरह जो है वो आप तक फॉरवर्ड करने के पाबंद होंगे एज अ रजिस्टर्ड एजेंट। ठीक है, तो फ्लोरिडा का मैंने आपको चेक करके बता दिया। फर्ज कर लें मैं न्यूयॉर्क की बात कर लेता हूँ। न्यूयॉर्क रजिस्टर्ड एजेंट्स, इसी तरह से मैंने सर्च कर लिया यहाँ पे, तो मेरे पास भी काफी सारे न्यूयॉर्क के आ जाएंगे। जिस स्टेट में आपने एलएलसी फॉर्म करनी है उस स्टेट की आप रजिस्टर्ड एजेंट फाइंड करें और उनसे जाके अपनी जो है सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर लें फर्स्ट ईयर की। उसके बाद आप एलएलसी फॉर्मेशन की तरफ आए। अच्छा, एड्रेस भी आपके पास हो गया, रजिस्टर्ड एजेंट भी हो गया, ऑनर नेम एंड एड्रेस। ऑनर नेम ऑब्वियसली जो बंदा एलएलसी का ऑनर है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, जो भी है, उसका नाम आपके पास होना चाहिए। जो कि अगर आप खुद अपनी एलएलसी फॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में आप खुद अपना नाम यूज कर रहे होंगे, सेम वही नाम यूज करें जो आपके पासपोर्ट पर हो। ठीक है, पासपोर्ट नहीं है तो कोई और आपके पास आईडी डॉक्यूमेंट हो जिसके जो है उसके ऊपर स्पेलिंग वगैरह आप उधर से कॉपी कर रहे हो। मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप पासपोर्ट ही यूज करें। अब लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि अगर हमारे पास पासपोर्ट नहीं है तो क्या हम एलएलसी नहीं बना सकते? आपके पास अगर पासपोर्ट नहीं है आप एलएलसी जरूर बना सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी जो 2024 में एक रिसेंट अपडेट आई है उसके हवाले से आपको एक रिपोर्ट फाइल करनी होती है और उसमें आपको पासपोर्ट की ही जरूरत होती है अगर आप नॉन यूएस सिटीजन है। अगर आप यूएस के सिटीजन है तब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, लाइसेंस, व्हीकल कार्ड वगैरह की। तो लेकिन ये कि अगर आप यूएस सिटीजन नहीं है तब आपसे सिर्फ पासपोर्ट ही डिमांड किया जाता है। तो इसलिए पासपोर्ट अपने पास नहीं है तो बनवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर पहले नहीं बनाया हुआ तो आप एलएलसी फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दें, साथ ही पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर दें। एलएलसी बनेगी, साथ में पासपोर्ट आ जाएगा, और ज़रूरत कहाँ होगी वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अच्छा, नाम और एड्रेस, ऑनर का एड्रेस जो है वो भी वहाँ पे भी आप अपना फॉरेन एड्रेस यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं वहाँ पे अपना पाकिस्तानी एड्रेस यूज कर सकता हूँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम वही है जो मैंने आपको ऊपर एड्रेस वाले केस में बताई है कि आपके एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स पे अगर आपका एड्रेस लिखा हुआ आता है तो वहाँ पे आपका ऑनर के एड्रेस में आपका ना एड्रेस आ रहा होगा, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट पड़े कि आप यूएस में कंपनी आपने रजिस्टर की हुई है और आपका जो अपना एड्रेस है वो किसी और कंट्री का है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यूर क्लाइंट। तो ये चीज़ आपने खुद सोचनी है कि वहाँ पे आप अपना नाम यूज़ करेंगे और साथ में एड्रेस जो है वो आप अपना लोकल यूज़ करेंगे, या फिर जो आपने बाय किया हुआ एड्रेस है, या फिर ये जो आपने फर्स्ट नंबर पे एक एड्रेस अरेंज किया होगा वो एड्रेस भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने नाम के साथ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फ़ोन नंबर है। अब यूएस फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि यूएस फ़ोन नंबर इज़ नॉट कंपल्सरी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी एलएलसी फॉर्मेशन के टाइम में ऐसी स्टेजेस आती हैं कि वहाँ पे आपसे सिर्फ यूएस का नंबर ही रिक्वायर किया जाता है, किसी और कंट्री का आप नंबर वहाँ पे डाल नहीं सकते। अब इसका जो जुगाड़ मेथड है वो ये है कि आप वहाँ पे कोई भी रैंडम यूएस फ़ोन नंबर वहाँ पे पुट कर सकते हैं और वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। और ये कि मैंने नहीं देखा कि आज तक कोई भी यूएस नंबर पे उन्होंने कोई कॉल की हो स्टेट ने एलएलसी के रिलेटेड। ठीक है, तो ईमेल जो है वो एनफ होता है। तो यूएस फोन नंबर अगर आपने बाय करना है तो बाय कर लें, अगर नहीं बाय करना तो वहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर या अपने किसी जानने वाले का नंबर या किसी दोस्त का नंबर वो आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई आगे आपने कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपको यूएस फोन नंबर की रिक्वायरमेंट है, तब मैं यही रिकमेंड करूंगा पहले आप यूएस फोन नंबर बाय करें, उसके बाद एलएलसी फॉर्मेशन की तरफ आए और वही फोन नंबर आप वहाँ पे यूज भी कर लें। अच्छा, उसके बाद आता है आपका चार्ज मेथड। चार्ज मेथड इज फॉर पेइंग द फी ऑफ एलएलसी फॉर्मेशन। ठीक है, हर स्टेट की अपनी फी है और हर स्टेट की अपनी फी है, और फी पे करने के लिए आपके पास एक चार्ज मेथड होना ज़रूरी है, या फिर इसको आप बोल सकते हैं कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है जिसपे आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर सकें। ठीक है, ये आपको पहले अपने बैंक से कंफर्म करना पड़ेगा क्या आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिव हैं या नहीं, या फिर वो अलाउ भी करते हैं या फिर नहीं। तो वो आपने अपने बैंक से चेक कर लेना है और ये देख लेना है कि आपकी ट्रांजैक्शन हो सकती है या नहीं। अब जैसे फर्ज करें टैक्सेस की आपने फ़ी पे करनी है, वो 300 $350 के करीब होती है, वो आप पे करने लगे हैं तो हो सकता है आपका कार्ड की लिमिट ही इतनी ना हो। तो इस चीज़ का आपने पहले से ख्याल कर लेना है और ऐसा कोई कार्ड अरेंज करके रखना है जिससे आप पेमेंट करें और वो एक ही ट्रांजैक्शन में बड़ी अमाउंट या फिर उतनी अमाउंट जितनी आपने पे करनी है फाइलिंग फी उतनी आप पे कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अब ये सारी चीज़ें आपने जब अरेंज कर ली,
उसके बाद आप एलएलसी फॉर्मेशन की तरफ आएंगे और एलएलसी फॉर्मेशन के हम ऑप्शंस देख लेते हैं। एलएलसी फॉर्मेशन के ऑप्शंस देखने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि आपके पास एलएलसी नेम अवेलेबिलिटी, ठीक है, एलएलसी नेम अवेलेबिलिटी आपने पहले चेक कर लेनी है कि जिस भी स्टेट में आप एलएलसी बनाने जा रहे हैं, क्या उस स्टेट में आपका जो एलएलसी नेम आपने चूज किया है वो अवेलेबल भी है या नहीं। आप ऐसे ही अगर फाइल कर देंगे, अक्सर ये होता है कि आपकी एलएलसी फाइल हो जाती है और फिर 2-4 दिन बाद या हफ्ते बाद आपका ऑब्जेक्शन लग के आ जाता है कि ये नाम से पहले ही एलएलसी बनी हुई है, तो आप अपना नाम चेंज करें। और वो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि आपने रजिस्टर्ड एजेंट और एड्रेस वगैरह सेम नाम से परचेज किया होता है, बाद में आपको वो चेंज करवाना पड़ता है और एक काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस जो है वो बन जाता है। प्रोसेस इसलिए बिल्कुल सिंपल सा है। कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट भी इस चीज़ की आपको ऑप्शन देती हैं कि आप उनसे चेक करवा लें कि आपके जो एलएलसी नेम आपने चूज किया है क्या वो अवेलेबल है या नहीं। उससे भी बेहतर तरीका ये है कि जिस स्टेट में आपने जाना है या जिस स्टेट में आपने एलएलसी रजिस्टर करनी है, आप सिंपल उसका नाम लिखें, फर्ज करें मोन्टाना एलएलसी नेम सर्च। मोन्टाना की एक एग्जांपल ले लेता हूँ। पहली आ गई यहाँ पे बिजनेस सर्च लिंक आ गया और उसको मैंने ओपन किया और ये हमारे पास स्टेट की वेबसाइट ओपन होगी। स्टेट की वेबसाइट की निशानी ये है कि यहाँ पे आप देखें mt.gov लिखा हुआ है, तो जिस स्टेट की वेबसाइट होगी उनका यहाँ पे अब्रीविएशन और साथ में .gov लिखा होगा। अच्छा, सर्च में आ गया, सर्च में मैं सर्च कर लेता हूँ ABC, वैसे ही मैंने सर्च कर लिया। अब मैंने सर्च किया, मैं सर्च करना चाह रहा था ABC एलएलसी मैं बना सकता हूँ या नहीं। अब ABC मेरे पास AB के नाम से आ गए काफी सारे, AB कंक्रीट एलएलसी, ठीक है, और उसके बाद ABC बिल्डिंग ब्लॉक्स, ABC लाइव ट्रैपिंग, ABC पेंट कंपनी इनकॉर्पोरेशन है वैसे ये। तो अब इसमें मैं अगर अपने नॉलेज से या फिर अपने एक्सपीरियंस से देखूं तो मुझे इस नाम से एलएलसी नहीं बनानी चाहिए क्योंकि इसमें काफी सारी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इस नाम से, या फिर इसमें थोड़ा बहुत ये वाला नाम यूज हो रहा है। मैं अपने नाम से सर्च कर लेता हूँ, लोग अपने नाम से बहुत ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं एलएलसी बनाना, इसलिए चले मैं भी अपने नाम से सर्च कर लेता हूँ। अवैस अवैस अहमद एलएलसी आ रही है। अब देखें अवैस अहमद आ रहा है तो मैं अवैस बना सकता हूँ या फिर अवैस चौधरी के नाम से एलएलसी बना सकता हूँ, अवैस अहमद नाम यूज नहीं कर सकूंगा। एक और चीज यहाँ पे देखें, अवैस अहमद ए से है और अवैस अहमद अहमद में जो है वो ई से है, तो ये चीज भी आप कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करेंगे तो आपका एलएलसी बिल्कुल ही सेपरेट हो जाएगी और आप उस नाम से एलएलसी बना सकेंगे, ठीक है। ये एक अच्छी एग्जांपल हमारे सामने आ गई। लेकिन जिस स्टेट में आप बनाने लगे हैं ना, उस स्टेट में आपने सर्च करनी है। और ये हो सकता है, आप देखें अवैस अहमद एलएलसी ये इस स्टेट में है, और अगर हम किसी और स्टेट में सर्च करें हो सकता है कि उस स्टेट में ये वाली एलएलसी इस नाम से मौजूद ना हो, तब आप जो है दूसरी स्टेट में भी सेम नाम से एलएलसी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने एक स्टेट में बना ली तो वो सारी स्टेट्स में उसके लिए रिजर्व हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर स्टेट के अपने रूल्स हैं, ठीक है। और ये कि एक स्टेट में अगर एक नाम से एलएलसी बनी हुई है तो दूसरी स्टेट में आप सेम नाम से एलएलसी बना सकते हैं, चाहे आप कोई डिफरेंट पर्सन है, मतलब आप एलएलसी के ओनर नहीं भी हैं तब भी आप सेम नाम से एलएलसी बना सकते हैं। अच्छा, ये होगी हमारी एलएलसी नेम अवेलेबिलिटी चेक, ठीक है। ये करने के बाद हम आते हैं ऑप्शंस की तरफ कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं एलएलसी फॉर्मेशन के। अब देखें दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि सिंपल आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाएं और वहां पे अपनी डिटेल्स डालें और वो आपके लिए एलएलसी जो है वो फाइल करके दे देंगे। जिसकी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एलएलसी फॉर्मेशन इन यूएस, वैसे ही सर्च करूंगा मेरे सामने काफी सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब ये रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं, फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट, ये एलएलसी फॉर्मेशन की सर्विसेज भी दे रहे हैं, आप इनसे भी दे सकते हैं। उसके बाद वर्जीनिया रजिस्टर्ड एजेंट है, ये वर्जीनिया वाले आ गए, DWLA डूला या दूल्हा जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये लोग आ गए। उसके बाद activefiling.com, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप एलएलसी जो है फॉर्मेशन की सर्विसेज उनसे ले सकते हैं। लेकिन इनमें और स्टेट में फर्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये लोग आपको बहुत सारी लुक्रेटिव ऑफर्स देते हैं कि आप हमसे एलएलसी फॉर्मेशन करवाएं, हम आपको ये देंगे वो देंगे। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस जो है वो आपको फर्स्ट ईयर ये लोग फ्री दे रहे होते हैं, बहुत ज्यादा ये अक्सर ये होता है। फर्स्ट ईयर आपको फ्री दे रहे होते हैं, आप कहते हैं अच्छा रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस फ्री में मिल रही है, चले हम इनसे एलएलसी फॉर्मेशन करवा लेते हैं। आप इनसे जाके एलएलसी फॉर्मेशन करवा लेते हैं, बट फर्स्ट ईयर आपके लिए रजिस्टर्ड एजेंट फ्री होता है, नेक्स्ट ईयर आपको ये चार्ज कर रहे होते हैं 100 या $120 तक। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप फर्स्ट ईयर ही कम जो है वो पे कर दें रजिस्टर्ड एजेंट के लिए। नेक्स्ट ईयर से आपके लिए जो सेम फी चल रही है, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपने $50 पे किए हैं तो नेक्स्ट ईयर भी आपकी रजिस्टर्ड एजेंट की जो फी है वो $50 ही होगी। जबकि आप फ्री के चक्कर में पड़ेंगे तो हो सकता है अगले साल आप पिछले से भी डबल पैसे आपको देने पड़ जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया
थर्ड पार्टी वेबसाइट्स मैंने आपको बता दिया कि आप इनसे सर्विसेज ले सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है ये आपको क्या चीज़ दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे। अक्सर ये होता है आपको थोड़ी बहुत चीज़ें दे रहे होते हैं और वो आपको बाद में किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है जिसकी एग्जांपल आगे आने लगी है सेम, तो वो आपने पहले चेक कर लेना है। फाइलिंग विद स्टेट, उसमें आपने सिंपल ये करना है, जैसे मैं मोन्टाना की ही बात कर रहा था तो मोन्टाना एलएलसी ऑनलाइन फाइलिंग में सर्च करूंगा और यहाँ जाके मेरे सामने ये वाला मेन्यू खुल जाएगा और इनके साथ में अपनी एलएलसी फाइल कर सकता हूँ। ठीक है, ये कैसे करते हैं इसमें मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो हर स्टेट का अपना जो है पोर्टल बना हुआ है, इस पोर्टल पे जाके आप एलएलसी उनके साथ फाइल कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद जो मैंने आपको ऊपर बता दी है। अच्छा, ये दो ऑप्शन हो गए। और जो मैं पिछला आपसे पॉइंट डिस्कस कर रहा था कि वो आपको सिर्फ एलएलसी फॉर्मेशन की सर्विसेज दे रहे होंगे, लेकिन एलएलसी के साथ साथ आपको ईआईएन भी कंपलसरी है। ठीक है, अभी बीओआई रिपोर्ट जो है वो उस पर केस चल रहा है, अभी तक के लिए वो कंपलसरी ही था कि आपको बीओआई रिपोर्ट भी फाइल करनी थी 2024 में निकले हुए रूल्स के मुताबिक। तो वो ईआईएन जो है एक कंपलसरी चीज है, लेकिन जो आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से सर्विसेज ले रहे हैं, हो सकता है वो आपको एलएलसी फॉर्मेशन की सर्विसेज दें और आप चेक करें किसी और के साथ, आप देखें अच्छा यहाँ से तो मुझे $100 सस्ती या $200 सस्ती जो है ये सर्विसेज मिल रही हैं और आपसे एलएलसी फॉर्मेशन करवा लें। एलएलसी फॉर्मेशन होगी, बट नेक्स्ट अब आपको ईआईएन बनवाना है, अब ईआईएन के लिए आप अलग से पैसे दे रहे हो, तो क्योंकि ये कंपलसरी है। ईआईएन नंबर इज एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि आपकी एलएलसी का टैक्सेशन नंबर जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम FEIN भी बोलते हैं, फेडरल एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये आपने जो है ये बनवाना होता है, तो आपके अगर पैकेज में शामिल नहीं है तो हो सकता है आपको अलग से सर्विसेज देनी पड़े और जितने पैसे आपने बचाए हैं उससे ज़्यादा आपको देने पड़ जाए। तो ये चीज़ आपने पहले से देख लेनी है, जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स आपको क्लेम कर रही हैं या जो चीज़ें प्रोवाइड करने की बात कर रही हैं, क्या वो वाकई वो दे भी रही हैं, और ये कि जो चीज़ें दे रही हैं उनमें से कितनी चीज़ें आपके काम की हैं और कितनी चीज़ें वैसे ही फजूल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। ईआईएन इसके बाद आपने लाजमी अप्लाई कर लेना है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि कैसे ईआईएन अप्लाई करना है, नहीं तो मेरी ओल्ड ओल्ड वीडियो भी पड़ी हुई है, उसके थ्रू भी आप जाके देख के उसको आप ईआईएन अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड पार्टी वेबसाइट में एक और चीज आपने लाजमी चेक कर लेनी है, व्हाट इज देयर लीड टाइम। ठीक है, अब आप उनके पास चले जाते हैं लेकिन पता लगता है कि आपको उन्होंने घुमा फिरा के कह दिया कि एलएलसी हमसे बनवा लें, लेकिन उनका जो सारी चीजें कंप्लीट करके देने का जो टाइम था वो 2 to 3 मंथ्स था। और ये ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। जब आप जाएंगे, आप चेक करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। नहीं आइडिया हो रहा तो आप उनको ईमेल करें, ईमेल करके उनसे पूछ लें कि आपका लीड टाइम कितना है, कितने टाइम में आप सारा जो प्रोजेक्ट है मुझे कंप्लीट करके दे रहे होंगे। ठीक है, और ये कि एक आध दिन से कुछ नहीं होता, 1-2 दिन अगर आपको ईमेल का वेट करना भी पड़ा है तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय कि बाद में आप 2 से 3 मंथ जो है वो वेट कर रहे हो। अगर आप स्टेट के साथ खुद फाइल करेंगे तो ये टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली आपको उसमें खपना पड़ सकता है। जैसे ईआईएन है, उसमें आजकल बहुत ज़्यादा लेट उसका इशू हो रहा है। ईआईएन हमें ऑलमोस्ट 1 महीना भी लग रहा है। ठीक है, नॉर्मली जिसको इशू होने में 8 से 10 दिन लग रहे होते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, लेकिन अब ये देखें, अगर स्टेट की तरफ से 1 महीने में तकरीबन मिल रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली 3 महीने या 2 महीने मिनिमम ये थर्ड पार्टी वेबसाइट्स ले रही होंगी, क्योंकि उनके पास रश होता है। और ये कि आप मतलब हमारे पास भी अगर कोई क्लाइंट आ रहा होता है तो हम भी उनको अब 3 to 4 वीक्स का टाइम दे रहे हैं कंप्लीट पैकेज के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो ईआईएन के लिए लग रहा है। मैंने बताया आपको 3 to 4 वीक्स सिर्फ ईआईएन के लिए ही लग रहे होते हैं। तो हम लोग ऑलमोस्ट 1 मंथ का जो टाइम है वो अपने क्लाइंट्स को दे रहे होते हैं एलएलसी फॉर्मेशन का कंप्लीट पैकेज देने के लिए। अच्छा, स्टेट के साथ फाइलिंग वाला मैंने आपको बता दिया, थर्ड पार्टी का बता दिया, ईआईएन आपने लाजमी ले लेना है एलएलसी फॉर्म होते साथ ही। अच्छा, ये हो गया, आपके पास ईआईएन भी आ गया। अब आपको बीओआई रिपोर्ट भी फाइल करनी है स्टेट के साथ। ठीक है, सॉरी, स्टेट के साथ नहीं, फिनसन के साथ। फिनसन जो है वो बेसिकली एक उनका थर्ड पार्टी समझ लें, कॉन्ट्रैक्टर है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि आपने सब जो एलएलसीज हैं या जितनी भी कंपनीज आज से पहले रजिस्टर हो चुकी हैं या नेक्स्ट फ्यूचर में होनी है, तब आप उनकी जो डिटेल्स हैं वो ले लें। बेसिकली उसमें आपने अपना पासपोर्ट उनको प्रोवाइड करना होता है, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि पासपोर्ट क्यों ज़रूरी है। वो आप जब बीओआई रिपोर्ट फाइल करने लगेंगे तब आपको पासपोर्ट ही कंपलसरी होगा अगर आप फॉरनर हैं। अगर आप यूएस सिटीजन हैं तब आपके पास दूसरे ऑप्शन आ सकते हैं। तो ये आपको फाइल करनी है एलएलसी फॉर्मेशन के बाद 30 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, अभी मैंने आपको जैसा कि बताया कि इस पे केस चल रहा है, तो उसका हमें नहीं पता कि क्या उसका रिजल्ट आता है। अगर तो उसका रिजल्ट ये आता है कि आपको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, तो हो सकता है ये रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर वो केस ख़त्म नहीं होता, तब आपको एलएलसी बनने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर इस रिपोर्ट को फाइल करना होगा 2025 के लॉज के मुताबिक, या फिर जो उन्होंने 2025 के लिए डिक्लेयर किया है
उसके हवाले से। उसके बाद आपका आता है आईटिन। आईटिन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे मुझे करने की जरूरत तो नहीं थी बात करने की इसके बारे में, लेकिन स्टिल बहुत सारे क्वेश्चंस आने थे, मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। आईटिन इज ऑप्शनल, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल का टैक्स पेयर नंबर होता है, ठीक है। आप एलएलसी बना रहे हैं तो आप ऑनर हैं, आपका टैक्स पेयर नंबर आपको जरूरी चाहिए या नहीं चाहिए, तो इस पे डिपेंड करता है। आईटिन इज नॉट कंपल्सरी। ईआईएन जो है वो आपकी एलएलसी के टैक्सेशन नंबर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा होता है, बट स्टिल फॉर सम रीजंस आपको आईटिन की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आपको उसके बारे में भी आइडिया हो जाएगा। कि अभी के लिए इतना ही कि ये एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर नंबर होता है और एलएलसी के लिए आपके कंपलसरी नहीं है। तो आप अगर लेना चाहें तो ले लें, अगर नहीं लेना चाह रहे तो आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि इसके साथ साथ आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती हैं, कुछ आपकी जिम्मेदारियां या रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बन जाती हैं जिनको आपको फुलफिल करना पड़ता है या फाइलिंग्स वगैरह करनी पड़ती हैं आईटिन लेने के बाद, ठीक है। इसके कुछ पर्क्स भी हैं ऑब्वियसली, उनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में। तो अभी तक के मेरे यही सब कुछ था। अब मजीद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैंने आपको अपनी वेबसाइट भी दिखा दी है, अगर आप हमसे सर्विसेज लेना चाहें आप इस वेबसाइट पे आके, या फिर ये कि हमारा व्हाट्सएप यहाँ पे है, आप इस व्हाट्सएप पे भी आ सकते हैं, या फिर किसी भी तरह हमसे कॉन्टैक्ट कर लें, वीडियो के नीचे कमेंट कर लें, हमारी टीम आपसे खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेगी। एक चीज़ और जो मैं आपसे बहुत ज़्यादा आपको कह रहा होता हूँ वो ये है कि प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके कुछ अपने क्वेश्चन नहीं पूछा करें। उसकी वजह ये है कि होता ये है कि हमने वो सिर्फ क्लाइंट्स के लिए स्पेसिफाई किया हुआ है, और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, मेरी टीम जो है वो रिप्लाई कर रही होती है व्हाट्सएप पे, तो हो सकता है कि आपको वैसा आंसर ना मिले जैसा आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप डायरेक्टली अगर मेरे से कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आप रिप्लाई कर दें, क्योंकि सोशल मीडिया के हैंडल्स को मैं खुद से ही मॉनिटर कर रहा होता हूँ, तो नीचे रिप्लाई जो है वो मैं आपको कर दूंगा, और आपको हर क्वेश्चन का आपका रिप्लाई इंशाल्लाह मिल रहा होगा। आप मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं, हर कमेंट का 99% कमेंट्स का मैंने आपको रिप्लाई हर बंदे का अलग अलग से किया हुआ है। तो इसलिए आप रिप्लाई सिर्फ कमेंट्स में जाके अपने क्वेश्चंस पूछें। हाँ, अगर आपको कोई सर्विसेज वगैरह चाहिए तो आप हमारी टीम से व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी, या फिर सोशल मीडिया के हैंडल्स पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम लोग आपको खुद ही रीच आउट करके आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी सर्विसेज आप लोगों को चाहिए वो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे होंगे। हमारी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन का भी एक टैब है, उसमें जाके आप सारी इंफॉर्मेशन जो है वो भी कलेक्ट कर सकते हैं एलएलसी फॉर्मेशन के बारे में। तो मजीद अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपकी कोई आप चाह रहे हैं कि किसी चीज़ के बारे में वीडियो मुझे बनानी चाहिए वो मुझे ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह उस चीज़ के बारे में टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँगा। और अपना ख्याल रखिएगा। Thank you so much for watching. Allah Hafiz.